ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास दो टाइप के कॉलॉइड्स हमने पढ़े थे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। फर्स्ट हमने पढ़ा था मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स, सेकंड हमने पढ़ा था मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। सो आज हम लोग थर्ड कैटेगरी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। लिखिए आप, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, जिसे आप मिसल्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेरे पास, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन क्या करते हैं वो लोग आपसे पूछ ही लेते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है और क्या क्या इसके फंक्शंस है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है, उन सब की बातें करेंगे हम लोग। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सोप ले लेता हूँ, ठीक है ना। सोप अपने पास साबुन होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है सोप का वो होता है C17H35 COO माइनस Na+, ठीक है। ये मेरे पास सोप प्रेजेंट है, समझ लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे आप पानी में डालोगे तो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका शेप देखूं तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, जैसे कार्बन चेन होगी लंबी सी, ठीक है। लंबी सी कार्बन चेन है जिसके अंदर 17 कार्बन होंगे और फिर कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस और Na+ है मेरे पास। ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ है, ठीक है। ये जो मेरे पास सोप का जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये लंबी सी जो कार्बन चेन आपके पास ये, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपके पास होता है जो कि पोलर है, और वो पोलर जो टेल होती है वो ये होती है। मेरे पास ये पूरा एंड नॉन पोलर होता है और ये एंड कैसा होता है, पोलर होता है। इस पोलर एंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो नॉन पोलर इतनी कार्बन की लंबी टेल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड। मुझे एक चीज तो बचपन से पता है कि भाई लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, ठीक है। तो मतलब वाटर मेरा मॉलिक्यूल कैसे है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर एंड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और डिसॉल्व करेगा। तो ठीक है, जैसे आप सोप को पानी के अंदर डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, समझ लो आपके पास ये सोप मॉलिक्यूल है, नहीं ये वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है। आपने पानी लिया है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पर है। अब वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझे पता है वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है मेरा, पोलर होता है। तो जब ये पोलर है और सोप का जो ये वाला एंड है मेरे पास दूसरा, तो ये भी कैसा होगा मेरे पास, पोलर ही होगा। कौन सा वाला एंड है, सोप का ये वाला एंड है जो हाइड्रोफिलिक है, तो ये इसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से, कुछ इस प्रकार, ठीक है। O माइनस C डबल बॉन्ड O, और फिर पीछे ये लंबी चेन रहेगी, ठीक है ना। O माइनस C डबल बॉन्ड O, फिर पीछे 16 कार्बन की चेन, 17 कार्बन की चेन। इसी तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर ये इसके पास अट्रैक्टेड होता है। मैं जो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, हाइड्रोफिलिक एंड को। यहाँ जो ऑक्सीजन लगाई है ये इसके पास आ जाएगा और मेरे पास कार्बन चेन मेरी पीछे हो जाती है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपका सरफेस या डिटर्जेंट या आप या सोप आप जो मिला रहे हो वो इस तरह से आके अटैक करता है, ठीक है। तो इससे क्या है, मेरे पास इस मॉलिक्यूल के देखो साइज भी बढ़ गया क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके आगे मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा, ठीक है। ये जो बन रहा है ना इसको मिसल कहते हैं, ठीक है ना। मिसल्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, इसे हम लोग मिसल्स कहते हैं, ठीक है। अब आप इसके बारे में लिखिए। These are the colloids
these are the colloids which on lower concentration of solute behave like a normal electrolyte but at higher concentration the solute particle associate together to form particles of colloidal range known as micelles। और ये बात तो आपको भी पता है, नॉर्मली आपने डेली लाइफ में देखा है, अगर आपके पास एक वाटर बकेट है, आपने उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, बकेट के अंदर, अगर आप उसके अंदर एक चुटकी मतलब बहुत थोड़ा सा लेके अगर सोप डाल दोगे और पूरे में मिक्स करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है, लेथर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, झाग जिसे हम कहते हैं, वो फॉर्म नहीं होगा अगर आपने बहुत थोड़ा सा डाला है। फिर अगर आप उसके अंदर थोड़ा और डालोगे, या फिर आप 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है ना, जो वॉशिंग स्पून होती है उसको अगर आप इसके अंदर डालोगे, तब जाके आप उसको मिक्स करोगे, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर झाग आ जाते हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म आ जाते हैं, सोप के लेथर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कब, जब आप एक क्वाइट गुड अमाउंट के अंदर सोप डालते हो इसके अंदर, अगर आप एक चुटकी, जैसे बहुत थोड़ा सा चुटकी आपने लेके डाल दिया, तो उससे झाग नहीं बनने वाले, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट गुड क्वांटिटी के अंदर सोप डालना पड़ता है, तभी जाके मेरे पास वाटर के अंदर क्या होता है, वहां पर झाग बनते हैं। तो वही बात है कि अगर आपके पास लोअर कंसेंट्रेशन होगी, तब तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही काम करेगा, ठीक है, झाग के फॉर्मेशन नहीं होंगे। बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन जब आप डालोगे, तो वो इस टाइप का आपके ये सारे सोप मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर को घेर लेंगे चारों तरफ से, और इनका साइज क्या होता है, एक एप्रिशिएबल साइज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अब ये मिसल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब कि भाई इनके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से मेरा जो सोप होता है वो काम करता है, किस तरह से वो सफाई करता है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो, व्हेन soap is dissolved in water, ठीक है, क्या होता होगा, इन द बल्क ऑफ वाटर। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ना जब एरियल की इन सब की एड आती है ना, तो उसमें आपको ऐसे दिखाता भी है कि भाई ये फैब्रिक है आपके पास, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाता है, फिर यहाँ पर वो बोलता है कि भाई कोई ऑयल पार्टिकल क्या हो गया है, ऑयल पार्टिकल्स को शो करता है, ठीक है। एरियल की एड इन सब में आपने बहुत देखा है कि ये सब मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये मेरा फैब्रिक है, और ये फैब्रिक छोटे छोटे में ये जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया डार्क ब्लैक से, ये आपके पास क्या आ गए, ऑयल पार्टिकल्स आ गए। अब ऑयल पार्टिकल कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कैसे होते हैं वो, नॉन पोलर होते हैं। तो जस्ट इमेजिन आपके पास ये है आपका ऑयल पार्टिकल, या फिर कोई भी ग्रीस है, ये ग्रीस मान लो या डर्ट मान लो, जो आपका कपड़ा मैला हो गया है, बेकार हो गया, ठीक है। ऑयल पार्टिकल नॉन पोलर एंड है। तो जैसे आप इसमें सोप डालोगे, सोप का मुझे पता है 2 एंड होते हैं, एक तो ये है, इस तरह से मैं सोप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
ये मेरा हाइड्रोफिलिक एंड है जहां पर मेरा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O है, और ये पीछे मेरे पास क्या है, कार्बन चेन है। कार्बन चेन मेरी नॉन पोलर है, इसलिए कार्बन चेन तो आके ऑयल के पास आ जाएगी, और ये मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ मेरे पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हुआ, आपने कपड़ा डाल दिया क्योंकि कपड़े में ऑयल था, और आपने क्या डाल दिया, डिटर्जेंट। फिर क्या काम आता है, वाटर का। हम वाटर जरूर यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, जब वाटर आएगा, इसको आप पानी में डालोगे, तो मुझे पता है ये वाला एंड जो है ये कैसा है, मेरा पोलर एंड है, और वाटर भी कैसा है, पोलर है। तो ये एक दूसरे के साथ किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह के मिसल्स का फॉर्मेशन, कि भाई मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाले एंड को, जो इनका हाइड्रोफिलिक एंड है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस एंड को वाटर क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह भी खींचेगा, इस साइड से भी खींच रहा है, हर जगह से इन एंड को वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ पर, और जब आप यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा होगा, तो ये डर्ट को लेके अपने साथ ये ऑयल मॉलिक्यूल जो है, जो कि किसके ऊपर था, फैब्रिक के ऊपर था, रेड कलर से मैं फैब्रिक बना रहा हूँ, ठीक है, ये फैब्रिक था मेरे पास, उसके ऊपर ये ऑयल मॉलिक्यूल था। तो क्या होगा, मेरे पास इस ऑयल मॉलिक्यूल को यहाँ से लेके वो आगे वॉश आउट हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई डाउट है, मुझसे पूछो भाई अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो। रोहन, निरुक्त, नीलेश, साक्षी, कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। ठीक है, अब इसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको एक दो इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ, आप लिखो। इन वन मिसल around 100 molecule of soap are present, ठीक है ना। जब आप एक मिसल की बात करोगे, इसकी आपने एक लिया तो लगभग लगभग 100 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, तब भी जाके वो फैब्रिक को आसानी से क्या कर पाते हैं, साफ कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि भाई लोअर कंसंट्रेशन, और एक तो लोअर कंसंट्रेशन हो गया, मतलब इस कंसंट्रेशन पर तो मेरा झाग नहीं बनने वाला, कपड़ा साफ नहीं होने वाला, ठीक है। और एक होगी हायर कंसंट्रेशन, जब मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में डालूंगा तब जाके ही ये मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब वो क्या रेंज रखी जाए, मैंने एक तरफ तो बोल दिया भाई इस कंसंट्रेशन से नीचे मेरा मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस कंसंट्रेशन से आगे क्या होगा, मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसको बोलते हैं CMC, विच इज क्रिटिकल, इस कंसंट्रेशन बोलते हैं CMC, विच इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे अगर आपकी कंसंट्रेशन है तो मेरे पास मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आप इसे लिखिए, CMC। ये दोनों वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो आपके पास है CMC, CMC is the minimum concentration of solute above which formation of missile occur, ठीक है ना। कम से कम कितनी कंसंट्रेशन हो कि उसके ऊपर ही मेरे पास मिसल्स का फॉर्मेशन हो। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और यहाँ काम आता है जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे क्या होता है मेरे पास, उस टेम्परेचर के अबव ही आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन सकता है, या फिर आपका मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। आप क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में लिखिए, दोनों वर्ड बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अब लिखो द
minimum temperature below which missile formation can not occur। ठीक है, वो कम से कम टेम्परेचर जिसके नीचे मिसाइल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब हम थर्ड टाइप के ऊपर देखेंगे कि थर्ड टाइप हम लोग ले देखेंगे कि भाई मैं किस तरह से इनको डिफाइन कर सकता हूँ। हम लोगों के पास ये जो था ये सेकंड पॉइंट था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को स्टार्ट किया था टॉपिक को। ठीक है, फिर फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिर हमने सेकंड पढ़ा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जिसके अंदर हम मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर्स और एसोसिएटेड हमने पढ़े। अब मैं थर्ड टाइप के इस क्लासिफिकेशन को लेके जा रहा हूं, आप हेडिंग डालना। वो थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है ना, जिस चीज को मिला रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है और जिसके अंदर मिला रहे हैं वो डिस्पर्स्ड मीडियम है। ठीक है, तो इन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पे हम दो टाइप को इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब टेबल बनाना है, हमको डिफरेंस लिखना है यहाँ पर। बहुत ही आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इनके अंदर, फटाफट समझ जाओगे आप एक ही बार में। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं और दूसरे मेरे पास क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं। है क्या, देखो जो लायो होता है इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। ठीक है, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, फिलिक मतलब ये सॉल्वेंट लविंग है। ठीक है, मतलब डिस्पर्स फेज के अंदर और डिस्पर्स मीडियम के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। ठीक है, और लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, इनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अंदर। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं और साथ में उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, दे हैव attraction between dispersed phase and dispersed medium। और लायोफोबिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट, नो अट्रैक्शन, इसका मतलब नहीं है कि रिपल्शन होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। लायोफिलिक के अंदर अट्रैक्शन है बट लायोफोबिक के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। आप लिखो नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर आपने वाटर लिया है और वाटर के अंदर आपने आलू काट के डाल दिया, तो अब थोड़ी देर में देखना क्या होगा, जो आपका पोटैटो है, आलू है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च वाटर के साथ अपने आप इंटरेक्ट कर लेता है और आपको ये पानी कैसा दिखाई देने लग जाएगा, मिल्की सा दिखाई देने लग जाएगा। अब देखना, नहीं देखा आपने तो आज करके देख लेना, आप घर पे आलू लेना, काटना, उसको पानी में डाल देना, जो वाटर का कलर है थोड़ी देर के बाद देखना व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे आलू के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था
वो स्टार्च अब वाटर के साथ मिलके कोलॉइड्स का उन्होंने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। सेम विद द प्रोटीन्स एंड जिलेटिन्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप रिएक्शन कर लेते हैं। बट मेरे पास अगर, क्योंकि उसके डीपी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो खुद आते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये अपने आप रिएक्शन नहीं करता, कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है, तभी जाके इनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं। तो अब लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज these colloids are prepared by simple mixing of dispersed phase and dispersed medium. Example: starch, protein, gelatin, एक्सेट्रा। ये अपने आप मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये अपने आप नहीं मिलते, हमें स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। देखो, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल methods. Example: metal और metal sulfide सोल। ठीक है, सोल्स क्या होते हैं कि जब भी आप लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को डाल रहे होते हो, ठीक है, तो उन्हें हम सोल्स कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो क्या होगा, जो मेरे पास लायोफिलिक है, लायोफिलिक के अंदर तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इनके पास क्या होती है, स्टेबिलिटी। एक्चुअली जो मेन रीजन है ना, वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वो है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए इनके केसेस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रोकोगे तो क्या होगा, बीकर के नीचे जाके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, आपका जो भी कोलॉइड्स था वो स्टेबल नहीं होगा। वाटर ऊपर है, नीचे मेरे पास क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। कब होता है प्रेसिपिटेशन का, लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर। तो जो इनका मेन रीजन है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, सॉल्वेशन होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती। अब सॉल्वेशन क्या भला है, ये समझो। देखो, एक चीज आपने पढ़ी है आज तक, हाइड्रेशन, ठीक है ना, पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कोई भी आयन है, समझ लो मैंने सोडियम प्लस ले लिया, पॉजिटिव आयन है, तो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो वाटर के पास जाते क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो भी क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए क्या होगा, इसका साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब वाटर बगल में प्रेजेंट होता है तब तो मैं उसे क्या बोल देता हूँ, हाइड्रेशन बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, हाइड्रेशन। अब यहाँ पर क्या था, मेटल आयन प्रेजेंट था, मेटल आयन आपने एज ए सल्यूट डाला था, और बगल में सॉल्वेंट या प्रेजेंट था मेरा वाटर, ठीक है ना। तो ये तो कुछ मेरे पास सॉल्यूट के जैसा था, और बगल में मेरे पास क्या प्रेजेंट थे, सॉल्वेंट प्रेजेंट थे, और मेरे सॉल्वेंट वाटर था, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, हाइड्रेशन। अगर वाटर की जगह कोई और चीज हो, ध्यान से सुनना, अगर वाटर की जगह कोई और चीज हो, जैसे अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज डाला है, डिस्पर्स्ड फेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इट इज सिमिलर टू सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट नहीं होता बट इट इज सिमिलर टू सॉल्यूट है। तो अगर मेरे डिस्पर्स्ड फेज को चारों तरफ से घेर ले, कौन, डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स मीडियम चारों तरफ से घेर ले, तो इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रेशन तो क्या बोलते हैं, जब वाटर होता है और कोई चीज हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन, ठीक है। अगर किसी चीज को वाटर में डालते हैं तब तो आपका हाइड्रेशन है।
आप डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड मीडियम में डालते हो तो वहां क्या हो जाता है आपके पास, उसे हम सॉल्वेशन कहते हैं। तो क्या होता है, अगर सॉल्वेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अच्छी है, तब तो मेरे लायोफिलिक कॉलॉइड्स हैं। अगर ये इसकी सॉल्वेशन की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो तभी की तभी वो प्रेसिपिटेट बना देता है और वो कैसा होता है, स्टेबल नहीं होता। अब यहीं पे हमारे थर्ड पॉइंट लिखने वाले हो। अब these colloids are more stable due to extension solvation। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है मेरे पास, these colloids are relatively unstable and can be easily converted into precipitate PPT। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मेरे पास जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, मतलब अगर मैं स्टार्च वाला सॉल्यूशन लूं और इसको हीट कर दूं, हीट करने पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो तो बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, मेरा स्टार्च बच जाएगा। अगर मैं इसके अंदर वापस से पानी को डाल दूंगा तो ये वापस से क्या करेंगे, कोलॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में। तो अगर आप वापस से पानी डालोगे स्टार्च के अंदर तो वापस से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपने आप वो कोलॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं ये तो मेरे रिवर्सिबल होते हैं, बट लायोफोबिक में खुद का कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये कैसे होते हैं आपके पास, इरिवर्सिबल होते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑल्सो। अब लिखिए फोर्थ पॉइंट, दे आर रिवर्सिबल in nature, that is, if dispersed phase and dispersed medium are mixed back after separation, colloid will form back। ठीक है, वापस आपका क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। बट यहां पर आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, इसके अंदर अपने आप कोई चीजें वापस से रिवर्सिबल नहीं होंगी क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब इसको फटाफट लिख लिया आपने। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की, कि भाई मेरे कोलॉइड्स बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो और वो हम पहले बात करेंगे कि भाई मेरे पास लायोफिलिक कोलॉइड्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर हम बात करेंगे लायोफोबिक के लिए। तो जो लायोफिलिक है मेरे पास कोलॉइड्स, इनकी प्रिपरेशन के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्पर्जन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। अब हम इन दोनों मेथड्स की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर। आप पहले से फटाफट लिख लो। ठीक है, तो देखो आप हेडिंग डालना, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए।
ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? सिंपल ऐड कर दो, क्योंकि मुझे पता है दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो सिंपल मिक्सिंग से भी वो क्या होंगे, बन जाते हैं। तो सिंपल मिक्सिंग कर दोगे तो भी वो फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब लिखो, these are prepared by simple mixing of dispersed phase and dispersed medium। ठीक है। अब इनके तरीके क्या क्या हैं हम लोग लिखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक मेरे पास होता है डिस्पर्जन मेथड, और दूसरा मेरे पास होता है कंडेंसेशन मेथड। तो देखो भाई, डिस्पर्जन मेथड, क्या चीजें हो रही हैं, डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, टूट रही हैं चीजें। क्या होगा आपके पास, एक कोई बड़ी चीज होगी, उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। ठीक है ना, छोटे छोटे किस्में करोगे, टुकड़ों में तोड़ दोगे, और उसको आप क्या करोगे, टुकड़ों में लेके एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के साथ मिलेंगी और एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने वाली है यहाँ पे। फिर आप उसे क्या करोगे, किसी सॉल्यूशन में, जो कि मेरा क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, उसके अंदर आप उसे मिक्स करने वाले हो। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन मेथड कहेंगे। डिस्पर्जन में क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज जो मेरे पास प्रेजेंट है वो बड़ा साइज में होगा, इसलिए हैवी मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। आप उसे क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मेरे डिस्पर्जन मीडियम में क्या करोगे, बिखेर दोगे। ठीक है, स्प्रेड कर दोगे। बट कंडेंसेशन में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सबको ऐड करके आप एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे, जो कि आपका डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम कर रहा होगा, और आप इसे क्या करोगे, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिक्स कर दोगे। ठीक है, ये इनकी बेसिक चीजें हैं। इसके अंदर जो आपके पास, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन मेथड्स के बारे में। ठीक है, डिस्पर्जन मेथड्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज हम एक ही मेथड पढ़ पाएंगे डिस्पर्जन मेथड्स का, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब लिखिए, पहला जो हम मेथड पढ़ सकते हैं वो है मैकेनिकल डिस्पर्जन। ठीक है, मैकेनिकल डिस्पर्जन होता क्या है, देखो यहाँ पर हम एक कोलॉइडल मील यूज करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। वहां पर एक मेटल की डिस्क लगी होती है, एक और मेटल डिस्क प्रेजेंट होती है, और ये नीचे इसके रोटेटर लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर इसके पास एक रोटेशन बेल्ट प्रेजेंट होती है जो इसको घुमा रही होती है। ये होती है मेरे पास रोटेशन बेल्ट, जो इसको घुमा रही होती है एट द रेट ऑफ 7000 आरपीएम पर। ठीक है, अब और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इन अपोजिट डायरेक्शन में वो एक घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपके पास ये मेटल डिस्क प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है अपने पास, मेटल डिस्क प्रेजेंट है। मेटल डिस्क के साथ क्या होगा, आप जैसे यहाँ पर कोई भी गोल्ड पार्टिकल रखोगे, बड़ा गोल्ड पार्टिकल आपने लाके रख दिया, तो वो क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से पीस देंगे। ठीक है, जैसे आटा चिक्की में होता है ना, सेम काम वही है। इसके अंदर आप रखोगे तो इसको ग्राइंड कर देंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये घूम रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, आपने समझ लो यहाँ पर वाटर रखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने क्या रखा, वाटर रख दिया। ठीक है, दोनों साइड बगल बगल में, यहाँ वाटर मेरे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे पास भी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये इन पार्टिकल्स को साइड में ऐसे फेंक देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंटर। ठीक है ना, यहाँ पर ये मेरे पास आके क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर ये गिर जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास गोल्ड के एटम प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन में लिख लीजिए,
bigger size particle are converted into colloidal particle using colloidal mill। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलोइडल मिल। बस इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे ब्रिड साग मेथड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।